दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी को बता दें कि मैं आज जो लेकर के आया हूं आप लोग के लिए ईवीएस पेडागोजी। और ईवीएस पेडागोजी जो आप लोग को कराया जाएगा वो काफ़ी बेटर तरीक़ा से और ट्रिक के माध्यम से समझा के बताया जाएगा। और आप लोग कर चुके हैं तो ज़रा आप लोग रिवीजन वाले क्लास में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 30 में कितना प्रश्न सही जा रहा है, क्योंकि ये जो क्लास है वो आपका डिवीज़न में शुरू किया हूँ आज से। और आपका काफ़ी बेटर तैयारी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का भी डेट कोई फिक्स नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घर के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो कभी भी टेपियोका की बात आती है तो आप सभी का माइंड जो है हमेशा का हमेशा जाएगा केरला पर। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने केरला किया उन सभी का सही जा रहा है। आ जाइए अगले प्रश्न पर, आ जाइए, फटाफट कराएंगे क्योंकि ये रिवीजन वाली क्लास है और कभी भी बिना रिवीजन के सीटेट एग्जाम देने ना जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें एक नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें केवल घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। मतलब कि बहुत सारे घोंसला बनाते हैं नर वाले। सुन लीजिए, जो पसंद पड़ा उस घोंसला में वो अंडा देगी और जो घोंसला पसंद नहीं पड़ा उसमें वो अंडा नहीं देगी। तो इस कौन से पक्षी में ऐसा होता है कि भाई घोंसला पसंद पड़ा तो अंडा देगी और नहीं तो नहीं? बताए कौन सा होगा? चलिए, बाया पक्षी नाम है उसका नाम, दूसरा नाम है वीवर पक्षी। और जिन लोगों ने यहाँ डी किया है उन सभी का सही जा रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काफ़ी मज़ेदार है और मैं कभी भी कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से बेटर तरीक़ा से। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूँ, डिस्प्ले छोटा होने की वजह से, तो बाकी सभी प्रश्नों को मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्या कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने को सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होनी चाहिए जो पीड़ित है। तो बताइए, आंवला, गुड़ और पालक जो खाया जाता है वह कौन से बीमारी में खाया जाता है? बताइए। तो आपका उत्तर होगा क्या? इस सब में क्या होता है, लोहा की मात्रा पाया जाता है, लोहा की मात्रा पाया जाता है और इसके कमी से अनीमिया एक बीमारी होता है, वो होता है। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने ये किया उनका सही जा रहा है। अगले प्रश्न पाइए। प्रश्न क्या कहता है, ब्रांच के बारे में। दो चीज़ यहाँ पे सिखाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में एक पूछता है ब्रांच और एक पूछता है ब्रास। क्या पूछता है? ब्रास। ब्रास और ब्रांच में अंतर है। ब्रास जब भी कहे तो तांबा प्लस जस्ता मिल करके ब्रास बनता है। ब्रास बोले तो क्या? पीतल। ब्रास बोले तो क्या पूछता है भाई? पीतल। तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है और पीतल का दूसरा नाम जो है वो ब्रास है। और आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे आए हुए हैं। तो यहाँ आपका जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे ब्रांच के बारे में पूछा जा रहा है, कांसा के बारे में। तो कांसा में जो आपका उत्तर होगा, ध्यान से सुनिएगा, वह तांबा प्लस टीन होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे डी बी किया है उन सभी का यहाँ सही जा रहा है, तांबा प्लस टीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, सुनिएगा। क्या कहता है प्रश्न भाई कि दुनिया में एक प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पश्मीना एक बकरी है, बकरी का प्रजाति है। देखिए उसके बारे में क्या है कि ये एक पश्मीना शॉल जो होता है वह 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बात तो सही बोला। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों में एक खास नस्ल है, एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचाई पहाड़ों पर रहती है। ये भी सही बोला, 5000 बोले तो ये 5 किलोमीटर। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक परत उगाता है। ये भी आपका सही बोल रहा है, यहाँ पे गर्म बालों की परत उगाता है। और यहाँ अगला बोल रहा है कि पतले बालों वाले बकरियां शरीर के काटने के बाद पश्मीना द्वारा बुनाई की जाती है। तो इसका उत्तर बताए कौन कौन सा सही है? क्या आपका ये डी वाला ऑप्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है?
देखिए इसमें क्वेश्चन में था क्या, 66 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर जो है जिन लोगों ने डी किया है, ये डी वाला ऑप्शन आपका गलत था, ए बी और सी सही जा रहा है। काफ़ी लोगों का यहाँ कमेंट आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भुज बोले तो गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी? बताए आप लोग। तो 2001 की बात है जब गुजरात में भूकंप आया था और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये गुजरात के भुज जिला में स्थित है, वहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहता है और 2001 को आया था जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। और सीटेट में हमेशा 2001 के बारे में ही पूछता है, बाकी जो भी भूकंप आया है उसके बारे में नहीं पूछा है। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश मान लेते हैं दिल्ली यहाँ पे है, तो शिमला जो है आपको ठीक इसके इस साइड में है। शिमला ठीक इधर है, हिमाचल प्रदेश आपका। ठीक है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, उत्तर में शिमला, सॉरी दिल्ली अगर यहाँ है तो शिमला डायरेक्ट दिल्ली के उत्तर साइड में है। और वहाँ से भोपाल जाते हैं दिल्ली से, ये दिल्ली है मान लीजिए, और दिल्ली से भोपाल जाते हैं तो ठीक डायरेक्ट दक्षिण में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। जिन लोगों ने उत्तर दक्षिण किया उन सभी का सही आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। आप सभी कोई एक बार रिविजन कर लीजिए और बताएं कि आपका स्थिति क्या है, कैसा तैयारी चल रहा है भाई, क्योंकि एग्जाम का अभी डेट निकला नहीं है। जैसे ही निकलेगा बताया जाएगा आप सभी को। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल बोले तो मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्राएं की दिशाएं होगी पहले कौन सी दिशा में, बताएं। देखिए तो कभी भी अगर आप कह रहे हैं कि यार हिमाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जाएगा तो डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा भाई, दक्षिण दिशा में जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तर में है और वहाँ से भोपाल जो है डायरेक्ट उसके सामने सामने दक्षिण में पड़ता है, तो डायरेक्ट वो दक्षिण में जाएगा। तो यहाँ मैं दक्षिण वाले पर गया हूँ, अभी दो ऑप्शन में दक्षिण लिखा हुआ है, बाकी आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ठीक है भाई, अब उसके बाद जाने के लिए बोल रहा है कि भाई उसके बाद गांधीनगर गया। जब मध्य प्रदेश से आप गांधीनगर जाएंगे गुजरात तो पश्चिम की ओर जाता है, तो उसके पश्चात पश्चिम की ओर जाना, यहाँ लिखा उसके पश्चात पूर्व की ओर जाना, इसलिए आपका गलत हो गया और आपका उत्तर यहाँ पे सी हो गया। तो जिन लोगों ने उत्तर सी किया है उन सभी का सही है। तो समझने वाली बात है, दिशा दूरी उन्हीं का सही हो पाएगा जो लोग नक्शे में जानते हैं कि भाई कौन देश किधर है। क्लियर। चलिए, हमारे देश के किस राज्य बोले तो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है वह समुद्र तट के अरब सागर से लगती है। देखिए मेरे दोस्तों, मैं बता दूं अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं। इस प्रकार से हमारे भारत का नक्शा है, दक्षिण भारत का, इधर है अरब सागर, और अरब सागर से लगने वाला जो है मैं बता दूं आपको, ये हो जाएगा आपका केरला, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। ठीक है, ये आपका जो है वो अरब सागर से लगने वाला राज्य है। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्नाटका इसमें केवल मिल रहा है। तो जिन लोगों ने बी किया उन सभी का सही गया। अगला प्रश्न, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोग द्वारा किया जाता है। चिराव नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों मैं बताऊं, ये मिजोरम के लोग करते हैं और यहाँ पे जो है ना फसल काटने के बाद ये नृत्य होता है, जहाँ पे जमीन पर लोग बैठ करके दो बांस पकड़ करके जमीन पर पीटते हैं, उसी को चिराव नृत्य कहते हैं भाई। जमीन पर बजाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी बिंदु ए पर है तो पुडुचेरी बिंदु बी पर है, तो खींचे गए बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। देखिए कोलकाता से पूछ रहा है आपका क्या, पुडुचेरी। तो कोलकाता आपका कहाँ है, पूरब में है। अब पुडुचेरी कहाँ है आपका, दक्षिण में पड़ता है उसके सामने सामने। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, वहां से पूछ रहा है दिशा,
ऊपर से नीचे की ओर दिशा पूछ रहा है तो उत्तर और पूर्व दिशा में आपका पड़ता है कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दूसरी दिशा का प्रश्न बिना फिगर का नहीं बन पाता है, इसलिए फिगर बना ले तब बताएं। अब सुनिएगा, मजेदार क्वेश्चन है जो बार बार पूछा है एग्जाम में और हमेशा पूछते रहता है। क्या पूछता है भाई कि उस महिला खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 केजी तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। उस महिला का नाम बताएं। क्या होगा? सुनीता विलियम नहीं है, आला नहीं करो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन होगा? कर्णम मल्लेश्वरी। जिन लोगों ने कर्णम मल्लेश्वरी किया उन सभी का सही जा रहा है। और अगला क्वेश्चन जो है आपके बनाने वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो डिस्प्ले छोटा होने की वजह से बता नहीं पाता हूँ आप लोगों को, आपको पता है। अभी तक सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग नए नए जुड़े हैं ना, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे क्लास में शामिल हो पाइएगा। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक बनता है यहाँ पे, अच्छे तरीक़ा से लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मेरे यहाँ पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करें, जो भी कहिएगा वो आपको होगा। ठीक है, मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्यों को केरल में उगाया जाता है बताएं। तो केरल में उगने वाला आपका कौन सा होगा? तो केरल में उगने वाला मसाला एक ही है, उसका नाम है दोस्तों तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। इसमें इस ऑप्शन में केरल में उगने वाला तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची है। ठीक है, चलिए तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया उन सभी का सही जाते हुए अगला प्रश्न है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्नलिखित में किस ढंग से देखता है? देखिए, कभी भी बच्चा जो होता है ना, वह देखने का काम करता है वातावरण को समग्र रूप में, माने विस्तार रूप में देखने का काम करता है। तो जिन लोगों ने यहाँ बी किया है उन सभी का सही है, वातावरण को समग्र रूप में देखता है बच्चा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए आप सभी। प्रश्न क्या कहता है, सुनना है आप सभी को, काफी बेटर है कि भाई ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। भाई किस आधार पर बना ईवीएस का पाठचर्या? देखिए, तो ईवीएस हम लोग को पता है भाई विषय वस्तु पाठ्यक्रम नहीं थीम पर बना हुआ है। तो आप लोग जिन लोगों ने यहाँ सी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, प्रश्न क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्यय एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकत्रित करता है। तो बताएं कौन सा होगा? देखिए, एनसीएफ 2005 जो है एकत्रित करने का काम करता है, तो उसमें आपका उत्तर होगा कौन का? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ये याद रखिए, सबसे बेटर आपका यही है। क्लियर? तो जिन लोगों ने यहाँ सी किया उन सभी का सही जाते हुए। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा कि एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? तो किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है ये बताए। कह रहा है कि कक्षा में बहुसंस्कृति आयाम, बहुत अच्छी बात है क्योंकि कक्षा में बहुत सारे संस्कृति के बच्चे आते हैं ना भाई। चलिए, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं का, बहुत अच्छी बात है भाई, प्रत्येक विद्यार्थी की भावना होती है, प्रत्येक समुदाय संस्कृति की जीवन शैली भी होती है, अच्छी बात है। लेकिन भाई कक्षा में मेरे साथियों अनुशासन की बात करें तो गलत बात बोला, तो हम क्यों ना करके आएंगे ABC। और जिन लोगों ने A, B और C किया है उन सभी का सही जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाई प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बताना है कि सबसे बेटर लक्ष्य क्या है ईवीएस पढ़ाने के लिए। तो ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों का वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। यहाँ पे परिभाषा की बात करा है तो यहाँ आपका गलत हुआ। अपने वातावरण पर अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को प्राप्त करना। मैं आपको बताऊं, यहाँ अन्वेषण बोला है और अन्वेषण जो है 2020 के शिक्षा नीति में सबसे बेटर माना है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बी पर जा रहा है। अब भाई सी में भी देख लेते हैं दिक्कत क्या है। ईवीएस के प्रत्यय को सीखने के लिए सहायक होना, शिक्षक द्वारा
ठोस जानकारी विद्यार्थियों को ईवीएस सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना, सब सही है भाई, यहाँ पे ये सब सही है। लेकिन जो सबसे बेटर है दोस्तों, जो एनसीएफ माना है 2020 अन्वेषण पर सबसे अधिक ध्यान दिया है बच्चों के लिए, सबसे उपयुक्त लक्ष्य माना है उसको। क्लियर? तो यहाँ पे आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है कि भाई ईवीएस के पाठचर्या में परिवार और मित्र क्या है। देखिए आप सभी को पता है कि परिवार जो और मित्र है वो क्या है भाई, वो थीम है। परिवार मित्र क्या है, थीम है। अगला प्रश्न, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, अर्थपूर्ण कब होगा। देखिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों को विश्वास है और कमेंट करें कि सर वीडियो में कमी हो रही है, तो आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियो, इसलिए आप लोग बोलते हैं। तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो भाई क्या करें कि अर्थपूर्ण कब होगा, तो जब विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। मैंने बच्चा का जो घर का जो अनुभव है ना, परिवार का जो अनुभव है, उसको किसके साथ जोड़ना, तो विद्यालय के अनुभव के साथ जोड़ना। तो जिन लोगों ने ऐसा, देखिए कभी भी ऐसा ऑप्शन मिले कि बच्चों के अनुभव को जोड़ रहे हैं, बच्चों के वास्तविक जीवन को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ आपका उत्तर जो जाएगा वो सबसे बेटर माना जाता है। अब रही बात कि यहाँ पे ना बोला है और यहाँ पे क्या बोला है भाई, ईवीएस में शिक्षकों के अनुभव बोला है, तो ऐसे नहीं करना है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो आपका सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए। देखिए कोई भी प्रामाणिक शिक्षा है उसके लिए क्या करना होगा, तो विचार विमर्श सबसे बड़ी जरूरी है, लेकिन सूची बनाना, याद करना, पुनरावृत्ति करना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव वर्ड है, और ऐसे वर्ड से दूरी बना लीजिए, ऐसे वर्ड को करके नहीं आना है। तो जिन लोगों ने एक किया उन सभी का सही जा रहा है। क्लियर? अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को उपलब्ध कराता है। सामूहिक में क्या उपलब्ध कराता है, समूह में क्या होता है, विद्यार्थियों के सामाजिक आदान प्रदान सुधरती है। अच्छा बात बोल रहे हैं सब चीज भाई, आगे देख लेते हैं, जो बेटर होगा वही करेंगे, ठीक है। देखिए आपका अगला ऑप्शन बोला कि यह विद्यार्थियों में सहपाठी, सब चीज इसमें बोल रहा है, सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराता है, सुधारता है, तो सारे ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में डाल दिया है। जितने भी ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन सी में यहाँ डाला है, तो हम सी ही करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। निम्नलिखित में क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। प्रक्रिया कौशल कौन सा है, तो प्रक्रिया कौन है ये बात बताना है। तो वर्गीकरण करना और लिखना प्रक्रिया है, दो चीज याद रखना है। एक वर्गीकरण प्रक्रिया कहलाता है, एक लिखना पूछे तो भी प्रक्रिया होगा। तो यहाँ वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण करना प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कैसे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। लिखना क्या है, तो लिखना प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा भाई आपके एग्जाम में कि वर्गीकरण क्या है, तो भी आपका आंसर जाएगा प्रक्रिया है, कोई दिक्कत। तो ये आप लिख सकते हैं, छोटा सा पॉइंट बना करके आपका बेटर हो जाएगा तैयारी। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। बताइए। सबसे बेटर उद्देश्य, शिक्षक के विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, बहुत अच्छी बात है, अवसर की बात कर रहा है यहाँ पे। राष्ट्र के नीति की प्रस्तावना का पालन करना, ठीक है, वो भी क्या नीति। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना और शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। देखिए तो सबसे बेटर जो जाएगा वो सामाजिक अवसर देने वाली बात, आपका उत्तर ए पड़ गया। अगला प्रश्न है, सुनिएगा, कहा कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की कक्षाओं में चुनौती बोले तो विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ये बताए।
देखिए ईवीएस की कक्षा है तो व्याख्या वाली बात करें तो आपका गलत हुआ, कोई भी कक्षा में व्याख्या गलत होता है। मुक्त वाद विवाद, मुक्त माने फ्री, तो वहाँ पे फ्री वाद विवाद में बहुत सारी बातें होने लगेगी, बिना काम की बातें होने लगेगी, तो ये भी गलत है। यहाँ भी व्याख्या वाला बोला, और यहाँ क्या विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। देखिए विचार विमर्श होगा उसके बाद भाई वाद विवाद होगी। तो जिन लोगों ने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन निम्नलिखित में किया जा सकता है। गुणात्मक आकलन कैसे किया जा सकता है ये बताएं। गुणात्मक आकलन होगा कि बच्चों के विचार का अभिलेख एवं अवलोकन एवं रिपोर्ट मैंने देख करके उसको नोट कर लेना कि क्या क्या बच्चा कर रहा है। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन कर लेंगे, लिखना प्रक्रिया है, वर्गीकरण करता है तो प्रक्रिया है। कागज पेंसिल कभी भी आता है वो गलत जा रहा है आजकल, टेस्ट भी आपका गलत है। तो जिन लोगों ने यहाँ ए और बी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस में शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। रचनात्मक आकलन कौन सा हो जाएगा। देखिए रचनात्मक आकलन में पोर्टफोलियो जरूरी है भाई, दृष्टांत अभिलेख बोले तो जो भी टीचर देखता है उसको नोट कर ले, दर मापक पैमाना कि कौन कितने गति से सीख रहा है, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना ये भी सही है। तो क्यों ना हम सभी करके आएंगे, कोई दिक्कत है किसी को नहीं होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं 30वां प्रश्न चल रहा है और आपका 21 मिनट चल रहा है। तो सुनिएगा क्या कहता है क्वेश्चन कि वाई जो है उंगली और अंगूठे की छाप का उपयोग करके पशुओं का चित्र बनाता है। आप लोग कहीं ना कोई आर्टिस्ट को देखे होइएगा जहाँ पे उंगली के फिगर से चित्र बनाने का काम करता है, छाया से देखे होइएगा, फिंगर से छाया जो होता है उससे बनता है। तो ये क्या कर रहा है, उंगलियों के अंगूठे के छाप से पशुओं का चित्र बना रहा है। और एक्स में क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक्स जो चित्र बना रहा है तो चित्र बनाना को कहते हैं क्रियापरक क्रिया, और उंगलियों के छाप से वह पशुओं का चित्र बना रहा है। तो उंगली के छाप से पशु का चित्र बना रहा है, तो ये पाठ वस्तु में शामिल है। तो एक सेकेंड से कूट है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तब कूट को आपका फर्स्ट में है कि एक एक्स क्रिया है। देखिए चित्र बनाना क्या है, क्रिया है, याद रखिएगा। एक्स क्रिया है, ए भी क्रिया है, संज्ञान नहीं है भाई, एक संज्ञानात्मक क्रिया बोला ना, हाँ तो क्रिया है तो सही है। जो भी क्रिया होगा वो सही है क्योंकि चित्र बनाना क्या है, क्रिया है। और वाई क्रिया नहीं है भाई, ये वाई जो है वो क्रिया नहीं है, यहाँ पे वाई क्रिया बोला इसलिए आपका गलत हुआ। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया ए बी सी उन सभी का सही जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो पूरे विश्वास के साथ जुड़े। मेरे यहाँ ट्रिक से समझा करके बताऊंगा, दिक्कत कभी भी नहीं होगी। जो भी तैयारियां कर रहे हैं आपका स्तर काफ़ी लेवल बढ़ेगा, हाई लेवल पर जाएगा। ठीक है, और आपका सीटेट डिफिनेट रूप से निकलेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।